हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं 9th क्लास के लिए एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। अभी तक आप लोग क्लास 8 में थे, क्लास 8 से 9th क्लास में आए हैं आप। 8th क्लास तक एसएसटी में आप लोग कंबाइंड रूप से हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशल साइंसेज या जो पॉलिटिकल का है, सिविक्स का, वो आप लोग पढ़ते आए हैं। वो भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते आए हैं, इंडियन सिविक्स पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते आए हैं या ज्योग्राफी के बारे में। 9th क्लास से आप लोगों में के कोर्स में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं। मैंने लिखा हुआ है यहाँ सोशल साइंसेज का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जो कि हमारे देश से बाहर का है। फ्रांस यूरोप की एक कंट्री है। फ्रांस में हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये 18वीं सदी की एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति का है। अब रिवॉल्यूशन या क्रांति क्या होती है? जब एक तरह की पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन होता है, बहुत लार्ज स्केल पर नई व्यवस्था बनती है, वो एक रिवॉल्यूशन कहलाती है। तो फ्रांस में भी राजतंत्रीय व्यवस्था थी। अब राजतंत्रीय व्यवस्था का पतन हुआ, एक नई व्यवस्था उत्पन्न हुई, लागू हुई। उसी के बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में। तो मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर को आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हेडिंग डालता जाऊँगा, बताता जाऊँगा और एक एक चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। तो सबसे पहले जब फ्रांस में क्रांति हुई, उस समय फ्रांस की सोसाइटी, वहाँ का समाज कैसा था? तो पहली हेडिंग है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के लास्ट वाले पीरियड में फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था, फ्रांस का समाज कैसा था, पहले आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। तो देखो, 1774 में फ्रांस में एक नया राजा बना। उसका नाम था लुई 16। फ्रांस में उस समय प्राचीन काल में एक ही नाम के कई राजा होते थे। लुई 15, लुई 16, लुई 14 ऐसे नाम करके होते थे। तो लुई 16वां, लुई 16, ये 1774 में वहाँ का राजा बना। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, बिल्कुल यंग लड़का था। अभी उसको राजा बना दिया गया, कोई उसको अनुभव नहीं था। और उसी समय इसकी शादी भी हो गई। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनेटी लिखते हैं, एंटोनी पढ़ते हैं, मैरी एंटोनी। इसके साथ, इसकी ऑस्ट्रिया की थी, ये फ्रांस का है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ इसकी शादी हो गई। राज सत्ता वहाँ इसके हाथ में आ गई। इतनी कम उम्र में शासन चलाने का अनुभव तो नहीं ही था, मैच्योरिटी, परिपक्वता तो नहीं ही थी। अब उस समय फ्रांस के सामने कौन कौन सी समस्याएं थीं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। फ्रांस के सामने कौन कौन सी समस्याएं थीं? तो सबसे पहले समस्या थी कि फ्रेंच ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी। मतलब फ्रांस का जो कोषागार है वो खाली हो गया था। अब फ्रांस का कोषागार खाली कैसे हो गया था? किन किन कारणों से फ्रांस में ऐसी क्राइसिस आ गई थी कि पैसा ही नहीं था? तो वो कारण है, सबसे पहले लॉन्ग ईयर वार। यूरोप में फ्रांस का कई देशों के साथ इससे थोड़ा पहले बड़ा लंबा युद्ध चला था। बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था।
आप जानते हैं कि युद्ध में लगभग देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा ही जाती थी। तो फ्रांस का काफ़ी ज़्यादा पैसा युद्ध में खर्च हुआ था। और जो राज दरबार होते थे, जिनको हम लोग कोर्ट कहते हैं, राज दरबार, राजाओं के महल, तो वारसाय में राज दरबार और राजाओं का महल बहुत ही खर्चीला होता था। सैकड़ों, कई सौ, हजारों की संख्या में वहाँ कर्मचारी, गुलाम, दास और ये सब लोग रहते थे। बड़ा भारी उनका खर्च था। तो एक तो लंबे समय तक फ्रांस का युद्ध में सम्मिलित होना, दूसरे उनके दरबार का खर्च, उनके महलों का खर्च, और तीसरा है अमेरिका स्वतंत्र होने के लिए, अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ, 13 प्रदेश समझ लो, वो स्वतंत्र होने के लिए इंग्लैंड या दूसरे देशों से युद्ध कर रहा था। उसमें फ्रांस भी अमेरिका की सहायता कर रहा था। तो वहाँ पर अमेरिका में फ्रांस का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। तो ये जो कारण थे, इसके वजह से क्या हुआ, फ्रांस को सूदखोरों से, ब्याज लेने वाले, उधार पैसा देने वाले लोगों से 1 बिलियन लिब्रा उनसे उधार लेना पड़ा। अब जब उन्होंने पैसा उधार दिया तो उन्होंने उस पर ब्याज लेना भी शुरू कर दिया। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े जो पैसा उधार दिया था सरकार को, उन्होंने 10% टैक्स लगा दिया। और वो जो है 1 लिबरस से 2 लिब्राज हो गई। जो पैसा उधार जस्ट दूना हो गया, 1 बिलियन, इसको आप लोग बिलियन करना, 1 बिलियन से 2 बिलियन लिब्राज जो है, ये इतना ज़्यादा उधार हो गया फ्रांस के ऊपर, बड़े बड़े कर्जदारों का, कर्जा देने वालों का। मतलब कह सकते हैं कि फ्रांस जो है कर्जे में डूब गया। अब इसको चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए, पैसा चुकाने के लिए सारा जो कोष खाली हो गया है, उसके लिए सरकार काम कैसे करेगी, राजसत्ता काम कैसे करेगी। ये हुआ कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, देश के नागरिकों पर टैक्स लगाया जाएगा। अब जब टैक्स की बात आती है तो फ्रांस में उस समय सामाजिक व्यवस्था 3 स्तरों पर बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बाद में अभी और बताऊंगा। फर्स्ट स्टेट में राजा, राज परिवार, उनके साथ ये लोग आते थे। सेकेंड स्टेट में अमीर लोग, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, मंत्री लोग, सामंत लोग, या चर्च, इनके पास बहुत संपत्ति होती थी, ये आते थे। थर्ड स्टेट में आमतौर से किसान, नौकरी पेशा वाले लोग, कलाकार लोग, ये लोग जो काम करने वाले लोग होते थे। तो फ्रांस में क्या व्यवस्था थी कि न तो फर्स्ट स्टेट वाले टैक्स देते थे, न सेकेंड स्टेट वाले टैक्स देते थे। टैक्स वसूला जाता था थर्ड स्टेट के लोगों से ही। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मतलब वर्ग, सामाजिक विभाजन है। तो थर्ड स्टेट के लोगों से ही सारे टैक्सेस वसूले जाते थे। वहाँ पर चूंकि फ्यूडल सिस्टम था, आप लोग समझ लो फ्यूडल क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, जहाँ पर सामंत लोग, नवाब लोग, जमींदार लोग, इन्हीं का शासन चलता हो, सारी संपत्ति इनके हाथ में हो, और फ्यूडल सिस्टम कहलाता है, सामंती व्यवस्था कहलाती है। अब कहीं कहीं आप लोगों को उसमें ओल्ड रेजिम का नाम आएगा। ये समझ लो ओल्ड रेजिम का मतलब होता है पुरानी राजतंत्रीय व्यवस्था। 1789 से पहले की जो व्यवस्था फ्रांस में थी वो ओल्ड रेजिम कहलाती है। अब मैंने बात की थर्ड स्टेट की, मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले कोई टैक्स वैक्स नहीं देते थे। हम लोग सीधे थर्ड स्टेट की बात करते हैं, जो समाज का
तीसरा वर्ग था, उसकी बात करते हैं। थर्ड स्टेट में 90% लोग पीजेंट थे। 90% लोग किसान का, जितनी पॉपुलेशन थी, जितनी जनसंख्या थी, उसके 90% तो किसान थे, खेती करने वाले लोग थे। और इनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी। दे हैव स्मॉल लैंड, इनके पास ज़मीन बहुत थोड़ी थी। लेकिन जो 10% लोग थे, जो 10% अमीर लोग थे, चर्चेज, नोबल्स, क्लर्गी, ये लोग जो थे, इनके पास 60% ज़मीन थी। अब सोचिए, 10% लोगों के पास देश की 60% ज़मीन, 90% लोगों के पास थोड़ी सी ज़मीन, जनसंख्या का। इनका तो जीवन यापन करना ही बड़ा मुश्किल था। और उसके बाद ये नोबल्स में जो 10, इसमें नोबल्स, चर्चेज, ये सब लोग थे। 10% में ही इनके पास खूब सारी ज़मीन थी। अब देखो, जो नोबल्स थे, जो चर्चेज के लोग थे, जो राज परिवार के लोग थे, जितनी प्रिविलेजेज होती हैं, जितनी सुख सुविधाएं होती हैं, इनका जन्म से ही उपयोग करते थे। जन्म से ही सारी सुख सुविधाओं का उपयोग यही वर्ग करता था। नोबल्स लोग, चर्चेज लोग, क्लेरिगी, इनको क्लेरिगी भी कहा जाता है, और राज परिवार के लोग, मतलब इनका जन्म से अधिकार है, सारी सुविधाओं का उपयोग यही लोग करेंगे। उसके बाद ये लोग टैक्स भी नहीं देते थे। ये जो राज परिवार, नोबल्स और चर्चेज के लोग हैं, ये कोई टैक्स नहीं देते थे। कितना भी अनाज पैदा हो, सब कुछ हो, कोई टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ता, इनको टैक्स से एग्जम्पशन मिला हुआ था। और जो किसान लोग थे, जो पीजेंट्स थे, इनको सड़क बन रही है वहाँ काम करवाना, सड़कें, रेलगाड़ियाँ बन रही हैं वहाँ काम करवाना, सामंत लोग अपने घरों में इनको नौकर की तरह रखते थे, वहाँ काम करवाते थे, बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ काम करवाना, पैसे इनको बहुत कम कम देना। तो ये सब लोग, काम तो करने वाले सब ये लोग थे, और सारी सुविधाओं का उपयोग करने वाले ये लोग थे, चर्चेज के लोग और नोबल्स लोग। अब देखो, जो चर्च के लोग हैं, ये लोग एक टैक्स लेते थे जिसको कहा जाता है टिथ, TITHS, टिथ। ये जो टैक्स लेते थे, THES, ये जो टिथ टैक्स लेते थे, ये चर्च लेता था, और इनसे, किसानों से लेता था। किसान का जितना उत्पादन होता था, उसका 10%, जितना अनाज का उत्पादन, उसका 10% चर्च जो है टैक्स लेता था किसानों से। और दूसरा टैक्स देश लेता था, राज्य लेता था, वो टैक्स होता था टैली, TAILLE, टैली। ये टैक्स जो है किसानों को सीधे देश को देना पड़ता था। ये टैक्स किसानों को सीधे देश को देना पड़ता था। फिर से सुन लीजिए, किसानों को 2 टैक्स देने पड़ते थे। हाँ, एक टिथ, एक टैली। मैं था इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो टैक्सेज हैं, टैक्सेज, टिथ एंड टैली, टिथ एंड टैली, 2 टैक्सेज। ये चर्च ये लगाता था, चर्च जो है टिथ लेता था, और टैली जो है गवर्नमेंट लेती थी। ये 2 टैक्स किसानों को पे करना पड़ता था। 10% तो यही, और फिर बाकी जो बचता था इनको देना पड़ता था। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं था इसको डिलीट करता हूँ, मिटाता हूँ इसको थोड़ा सा, फिर तो ऊपर लिखा जाए। अब इस व्यवस्था में किसानों के पास, देश की जनता, थर्ड स्टेट के पास जीने की समस्या आ गई। तो हेडिंग है
स्ट्रगल टू सर्वाइव, स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए संघर्ष, ये थर्ड स्टेट ही कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। 1715 से लेके 1789 में जब रिवॉल्यूशन होता की बात करते हैं तो लगभग 50 साल तो लगभग हो नहीं 74 ईयर्स हो गए, ये लगभग 75 ईयर्स हो गए। इतने समय में फ्रांस की जनसंख्या 23 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई, 28 मिलियन, मतलब 230 लाख से बढ़ के 280 लाख हो गई फ्रांस की जनसंख्या। 75 सालों में लगभग 50 लाख जनसंख्या फ्रांस में बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ गई, उस हिसाब से खेती तो बढ़ी नहीं, तो लोगों को प्रॉब्लम तो होगी ही। जब जनसंख्या बढ़ गई तो लोगों की डिमांड बढ़ गई, जनसंख्या इंक्रीज हुई तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई। अब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई किस चीज़ की, सबसे पहले तो खाने की डिमांड, सबको फूड ग्रेन चाहिए, सबको अनाज चाहिए। ज़मीन तो उतनी की उतनी है, प्रोडक्शन वही का वही है, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं। जनसंख्या बढ़ती गई तो लोग कोई डिमांड बढ़ गई, फूड ग्रेन की डिमांड, भाई हमको अनाज दो। उसके बाद जब भोजन उतना ही है, डिमांड ज़्यादा है, तो फूड ग्रेन की प्राइसेज भी इंक्रीज हो गई, महंगे हो गए सामान, प्राइसेज इंक्रीज कर गई, सामान महंगे हो गए। जो लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी तो बढ़ी नहीं, वो तो उतनी की उतनी थी, उनके वेजेस तो बढ़े नहीं। जो लोग नौकरी करते थे उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ी। कभी कभी बीच बीच में अकाल भी पड़ जाता था, जिसको ड्रॉट बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं अकाल या सूखा को। कभी कभी बीच में अकाल भी पड़ जाता था, सूखा पड़ जाता था और भी फसल नहीं होती थी, फसल खराब हो जाती थी। देखिए कितनी समस्याएं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अनाज का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, फूड ग्रेन्स महंगे हो रहे हैं, बीच में कभी कभी सूखा पड़ गया तो और प्रॉब्लम, बीमारी आ गई, एपिडेमिक आ गई तो और प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं। तो इसके साथ एक शब्द आता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। जब कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कम वर्षा, सूखा या किसी वजह से अनाज का उत्पादन कम हो जाए, लोगों को अनाज मिलना कम हो जाए, ये जो क्राइसिस आती है उसको बीच में सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये तो समस्याएं हैं। उसी समय फ्रांस में एक नए वर्ग का उदय हो रहा था। मैंने आपको बताया ना, 3 स्टेट के 3 स्तर के लोग थे, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें एक नया वर्ग बन रहा था, नए वर्ग का उदय हो रहा था। अब उसको ऐसे हेडिंग है ग्रोइंग मिडिल क्लास, ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवाइसेज टू एंड टू प्रिविलेजेज। ये देखिए, आप लोग किताब खोलिएगा, एक हेडिंग है ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवाइसेज टू एंड टू प्रिविलेजेज। ये क्या है, थर्ड स्टेट में जो टैक्स पेयर लोग हैं, टैक्स देने वाले लोग हैं, इनमें एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो थोड़े संपन्न थे। जैसे जो लोग ओवरसीज ट्रेड करते थे, ओवरसीज ट्रेड होता है विदेश व्यापार,
सामान लेके विदेशों में बेचना, विदेशों से सामान ले आके अपने देश में बेचना, ओवरसीज ट्रेड कहलाता है। उससे उन लोगों को खूब फायदा होता था, तो पैसा अच्छा कमाने लग गए। उसके बाद वकील लोग थे, वो भी अच्छा पैसा कमाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी होते थे। सिल्क का व्यापार करने वाले, वूलन कपड़े का व्यापार जिसको अमीर लोग खरीदते थे, खूब पैसा मिलता था। तो ये एक नया वर्ग, एक मिडिल क्लास उत्पन्न, जिसको बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है, बाद में आएगा। ये एक नया क्लास उत्पन्न हुआ, मिडिल क्लास आगे बढ़ा थर्ड स्टेट वाले लोगों में से। अब इनके अंदर एक भावना जगी कि सारा काम तो थर्ड स्टेट कर रहा है, सारी सुख सुविधाएं, सारी प्रिविलेजेज फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग उठा रहे हैं, टैक्स हम लोग दे रहे हैं। तो कहा कि इनकी सुख सुविधाओं का एंड होना चाहिए। ये मिडिल क्लास के लोगों के अंदर ऐसी भावना उठने लगी। इन्होंने कहा नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। जन्म से समाज में कोई प्रिविलेज नहीं है, सुख सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कोई जन्म से पैदा नहीं हुआ है। इस तरह की बात वहाँ होने लगी। दूसरी चीज़, ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट। किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक पोजीशन है, सामाजिक स्थिति है, उसकी योग्यता से निर्धारित होनी चाहिए। किसी बड़े परिवार में, राज परिवार में पैदा होने से नहीं, जो उस व्यक्ति की योग्यता है वो उस योग्यता के आधार पर उसकी सामाजिक स्थिति निर्धारित होनी चाहिए। तीसरी चीज़, फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। कुछ ऐसे दार्शनिक हुए हैं, फिलासफर हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता की बात की। स्वतंत्रता और समानता की बात कि देश में जितने नागरिक हैं स्वतंत्र, उनको एक स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए, वो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये स्वतंत्रता समानता की बात चलने लगी। अब मैं उन फिलासफर्स की बात करता हूँ जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में, स्वतंत्रता समानता के बारे में कुछ चीज़ें फैलाई। तो फिलॉसफी एक अलग चीज़ है। पढ़े लिखे लोग जो विद्वान होते थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। 3 लोगों के नाम आते हैं। एक तो फिलासफर्स में आप लोग इसको नोट करना, फिलासफर्स में एक तो जॉन लॉक का नाम आता है, लॉकी बोलते हैं, जॉन लॉक और जॉन लॉकी। दूसरा नाम आता है जीन जैक्स रूसो। तीसरा मैं बात बताता हूँ। जॉन लॉकी ने एक किताब लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में जॉन लॉकी ने कहा था, रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्क। ये जो मोनार्क हैं, मोनार्क मतलब होता है राजा, किंग। जो किंग हैं वो एब्सोल्यूट माने जाते थे, निरंकुश, जिनके ऊपर कोई अंकुश न हो। जो कह दें वही कानून है, जो कह दें वही न्याय है, सब जबानी चलता था। राजा एब्सोल्यूट, और कहा जाता था कि राजा को ईश्वर ने बनाया है, उसको डिवाइन शक्तियाँ प्राप्त हैं, डिवाइन पावर्स प्राप्त हैं। तो जॉन लॉकी ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा को कोई भी डॉक्ट्रिन, डिवाइन डॉक्ट्रिन प्राप्त नहीं है, और न ही उसको एब्सोल्यूट पावर है उसके पास, एब्सोल्यूट राइट्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी समय रूसो ने क्या कहा कि जो भी सरकार हो, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो भी सरकार बने वो जनता और प्रतिनिधियों के बीच में एक सोशल, सामाजिक कॉन्टैक्ट होना चाहिए। मतलब कहने का ये है
कि सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, ये रूसो ने कहा। उसी समय एक और नाम आता है मॉन्टेस्क्यू। मैं मॉन्टेस्क्यू का नाम भी लिख देता हूँ, ये भी एक फिलासफर था। UUIEU। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, इसी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो भी शक्तियां हैं उनको डिवाइड कर दो। सरकार की शक्ति क्या होती है? सरकार कानून बनाती है, सरकार पूरे देश में कानून को लागू करवाती है और सरकार ही न्याय करती है। ये तो राजा करता था, राजा मतलब सरकार। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में लिखा कि सरकार की शक्तियों को, इसकी पावर को डिवाइड कर दो। कानून बनाने वाला कोई हो, जिसका नाम दिया गया लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ये विधायिका कहलाती है। विधायिका कानून बनाने वाले, और दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो कहते हैं प्रशासिका, प्रशासिका। ये जो कानून बने हुए हैं इनको इम्प्लीमेंट करने वाले, देश में लागू करने वाले। और तीसरी होती है ज्यूडिशियरी, थोड़ा नीचे है ज्यूडिशियरी, इसको कहते हैं न्यायपालिका। आप लोग क्लास 8 में भी सब पढ़े होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, सब आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार की तीनों पावर को अलग कर दो, डिवीजन ऑफ पावर कर दो। कानून बनाने वाले लोग, लेजिस्लेटिव लोग अलग हो, देश में कानून का पालन करवाने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अलग हों, एग्जीक्यूटिव, और न्याय करने वाले अलग हों। अब क्या हुआ इसके बाद, इस तरह की व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लागू हो चुकी थी। उसी समय वो स्वतंत्र हो चुका था, वहाँ ये व्यवस्था लागू हो चुकी थी। इससे उनको इंस्पिरेशन भी मिलता था, उनको वहाँ है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो ये यूएसए मॉडल को भी यहाँ अपनाने की बात करें। अब उसी समय लोग, ये जो फिलासफर्स ने जो बात कही थी, जॉन लॉकी ने, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, तो वहाँ की जनता जहाँ भी बैठती थी वो आपस में चर्चा करती थी। कहाँ कहाँ? सैलून्स हैं, कॉफ़ी हाउसेज में, इन पर अक्सर लोग आपस में, जैसे देखो हम लोग यहाँ चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर सब राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, वैसे ही लोग वहाँ फ्रांस की उसमें सोसाइटी में, सैलून्स में, कॉफ़ी हाउस में लोग इस पर चर्चा किया करते थे कि देखो लॉकी ऐसे कह रहा है और ये रूसो ऐसे कह रहा है, मॉन्टेस्क्यू ऐसे कह रहा है कि इस तरह की व्यवस्था हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा देश के लिए। इस तरह की चर्चाएँ होने लगी। अखबार निकलते थे, अखबारों में निकलने लग गया, किताबों में छप छप के निकलने लग गया, लोग उनको पढ़ते थे। उसी समय फ्रांस में एक अफवाह फैली, समाचार फैला कि लुई 16 पूरे पेरिस में, या फ्रांस में, पेरिस की राजधानी थी, लुई 16 पूरे पेरिस में योजना बना रहा है कि लोगों पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, नया टैक्स लगाया जाएगा। अब जैसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, एक तो जनता खुद ही परेशान, जनता भूखों मर रही है, फूड क्राइसिस है, ब्रेड की प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं, लोगों को मिल नहीं रही हैं, फूड ग्रेन्स नहीं है, एपिडेमिक्स फैले हुए हैं, ऊपर वाले लोग मस्ती कर रहे हैं, प्रिविलेजेस क्लास के लोग, नीचे वाले लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसे में जनता बौखला गई, जनता के ऊपर ठीक इसके अगेंस्ट रिएक्शन हुआ और पूरी जनता गुस्से में क्रोधित होकर इन प्रिविलेजेज के खिलाफ
प्रोटेस्ट करने लग गई, आंदोलन पर उतर गई। अब इसके बाद की जो घटनाएं हैं कि वो आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कहाँ कैसे हुआ, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।